का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके SSC GD एग्जाम के लिए जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, अपनी क्लास को मिल के शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, मिल के शेयर करेंगे और अपने क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप लोग शेयर कर दें। तो आपका पहला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स थे। तो कार्ल मार्क्स कौन थे? आपके ऑप्शन हैं रूसी चिंतक, फ्रांसीसी लेखक, जर्मन चिंतक या अमेरिकी वैज्ञानिक। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, जर्मन चिंतक, तो ये सही आंसर है आपका। फ्रेंड्स, जो कार्ल मार्क्स का संबंध कौन किससे है? तो ये जर्मन थिंकर थे। ठीक है। इसके अलावा दास कैपिटल इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? बताइए। द ग्रेट फिलोसफर प्लेटो वॉज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आपके ऑप्शन हैं मिस्र, ग्रीस, फ्रांस या चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ग्रीस। ठीक है फ्रेंड्स, इनका संबंध ग्रीस देश से था। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। इनकी जो रचना है रिपब्लिक बहुत ही फेमस है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो किस आंदोलन का नेतृत्व जो है मार्टिन लूथर किंग द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं उपनिवेशवाद के विरुद्ध, रंग भेद के विरुद्ध, सुधार या श्रमिक। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रंग भेद के विरुद्ध। ठीक है। तो फ्रेंड्स, रंग भेद के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जी ने किया था और इसीलिए इनको जाना जाता है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? द फॉर्मर कॉलोनी ऑफ इंडोनेशियन आइलैंड कॉल्ड ईस्ट तिमोर। आपके ऑप्शंस हैं डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। फ्रेंड्स, जो ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह है, ये पुर्तगालियों की जो है कॉलोनी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? इन विच ईयर डिड द फ्रांस रेवोल्यूशन स्टार्ट? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके 1770, 1788, 1779 या 1790, सॉरी 1750। इनमें से बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 1789। ठीक है। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? बताइए। तो फ्रांस क्रांति के बाद कौन जो है एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा था? आपके ऑप्शंस हैं वोल्टेयर, कार्ल मार्क्स, नेपोलियन बोनापार्ट या चार्ल्स डी गोवाले। फ्रेंड्स बताइए, इन्हीं तीन में से एक आपका राइट आंसर है। फटाफट से कमेंट करें, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है। तो फ्रांस क्रांति के बाद जो कार्ल मार्क्स थे, ये एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर के आए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट वॉज अ रेसिडेंट। तो ये कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है आपके इटली का, ब्रिटेन का, जर्मनी का या फ्रांस का, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इटली का। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो यह इटली का निवासी था। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सॉरी, एक सेकंड फ्रेंड्स, ऑप्शन डी फ्रांस का। ठीक है, तो ये जो है फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्रांस का निवासी। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स एक बार पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया था कि फ्रांस क्रांति के बाद कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर के आया था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ही था। ठीक है, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये नेपोलियन बोनापार्ट था, कार्ल मार्क्स नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, वाटरलू कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम। वेयर इज वाटरलू लोकेटेड? बताइए कि वाटरलू कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स वाटरलू कहाँ स्थित है? तो ये इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंग्लैंड। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई। तो प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? ऑप्शन है आपके साम्यवाद, आतंकवाद एवं विद्रोह, भाषाओं में विविधता या भारतीय जीवन में बदलाव, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो जो साम्यवाद की जड़ें हैं, ठीक है, ये भारतीय जीवन में बदलाव द्वारा नष्ट कर सकते हैं इनको। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड्स भारतीय संविधान है। क्वेश्चन का बहुत बार डिस्कस किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो भारत का संविधान कैसा है? बहुत ही कठोर, कठोर, लचीला या अंशतः कठोर, अंशतः लचीला या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसका तात्पर्य अर्थात धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। बताइए कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का आशय क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, ही हैज़ नो स्टेट लेवल रिलीजन। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बताइए कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? चलिए देखिए, गणतंत्र का अर्थ होता है कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? वेरी इजी क्वेश्चन। 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य या 487 सदस्य।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 389 सदस्य। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वेवेल प्लान? ऑप्शन है आपके ब्रिटिश सरकार के इससे समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समहित न हो पाना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वेवेल जो प्लान था, योजना थी, इसका असफलता का इसके कारण क्या था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वॉज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, या हिंदू महासभा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हिंदू महासभा। ठीक है, तो संविधान के निर्माण में जो हिंदू महासभा था, ये एक ऐसा दल था जो कि शामिल नहीं था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था? बताइए। तो अनुसूचित जाति संघ, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, या उपरोक्त सभी। बताइए। तो फ्रेंड्स, इसको अभी डिस्कस किया गया, ये था हमारा हिंदू महासभा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हिंदू महासभा। अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश का संवैधानिक नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री इज? तो भारत, भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान, या आर्यावर्त। बताइए, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया ये हमारे देश का संवैधानिक नाम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भारत अर्थात इंडिया। अगला प्रश्न फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न है आपका कि खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? द गल्फ ऑफ खंबात इज सिचुएटेड बिटवीन। आपके ऑप्शंस हैं कक्षकी, रन, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, भुज, जामनगर, या भावनगर, सूरत। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भावनगर, सूरत। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपका, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? बताइए। जो भारत का मानक समय है, ये कितने स्थानांतर का, देशांतर का स्थानीय समय है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच सिटी? तो जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, या इलाहाबाद। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत की जो मानक समय रेखा है, ये इलाहाबाद शहर से गुजरती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इलाहाबाद। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? बताइए। आपके ऑप्शन हैं 6:30 बजे प्रातः, 5:30 प्रातः, 8 बजे प्रातः, या 7 बजे प्रातः। बताइए, ये आपका क्वेश्चन है, बताइए।
तो यदि अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे उठता है सूर्य उगेगा, तो हमारा 2 घंटे का अंतर रहता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा 8 बजे। ओके, चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, कोडाइकनॉल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑन विच माउंटेन रेंज इज कोडाइकनॉल लोकेटेड? आपके ऑप्शंस हैं पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली। बताइए कि कोडाइकनॉल किस पर्वत श्रृंखला पर आधारित है, यानी कि स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, पालनी पहाड़ियां। ठीक है, तो फ्रेंड जो कोडाइकनॉल है ये पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पालनी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? विच आइसलैंड इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? तो लक्षद्वीप, रामेश्वरम, नाद्रिका या म्यांमार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रामेश्वरम। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रामेश्वरम। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सियाचिन है। तो फ्रेंड्स सियाचिन क्या है? ऑप्शन है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र या भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। बताइए ग्लेशियर क्या है? इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका ये होमवर्क है। तो इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जो सियाचिन है वो है क्या। ओके, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? विच रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन अमंग दीज? ऑप्शन है आपके ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या सतलज। बताइए सबसे बड़ा नदी बेसिन किस जो है नदी का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो गंगा नदी का जो नदी बेसिन होता है सबसे बड़ा होता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, गंगा का मैदान उदाहरण है। तो गंगा का जो मैदान है किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं संरचनात्मक मैदान का, निक्षेपित मैदान का, हिमनानी धौत मैदान का या अपर्दित मैदान का। बताइए चलिए देखिए जो गंगा का मैदान है फ्रेंड्स ये निक्षेपित मैदान का उदाहरण है, डिपॉजिट ग्राउंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, निक्षेपित मैदान का। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? विच रिवर फ्लोज वेस्ट एंड एंटर्स द अरेबियन सी? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या ताप्ती। इनमें से बताइए कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नर्मदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी नदी है? तो वह नर्मदा नदी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो महानदी, ताप्ती, गोदावरी या कृष्णा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ताप्ती। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? जो ताप्ती नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है असत्य कथन बताएं।
तो कॉस्मिक उसका वर्णन करता है जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थित या घटित हो रहा हो। अगला ऑप्शन है आपका कि स्थल मंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर तक सम्मिलित होता है। पृथ्वी की रचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है, या एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पृथक रूप से बहती है। तो फ्रेंड्स इनमें से बताइए कि इनमें से कौन सा एक कथन असत्य है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पृथक रूप से बहती है। ये हमारा कथन गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जलभरू मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए कि जो हमारी कावेरी नदी है वो कहाँ गिरती है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, या तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। बताइए। तो बताइए इनमें से कौन से वो दो राज्य हैं जिनका कावेरी जल को लेके विवाद है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कर्नाटक और तमिलनाडु। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डज नॉट फ्लो। बताइए कि कौन सी पूर्व से पश्चिम की तरफ नदी जो है वो नहीं बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कावेरी। ठीक है, तो कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स वो कावेरी नदी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कावेरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट। तो नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती, वैगई। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, वैगई। ठीक है, तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? जो वैगई नदी है ये पश्चिम की तरफ नहीं बहती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वैगई नदी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नेत्रावती नदी। तो फ्रेंड्स जो नेत्रावती नदी है इसके बारे में इनमें से कौन सा हमारा एक कथन सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, पूरब की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, या कावेरी की उपनदी है। तो फ्रेंड्स इनमें से बताइए कि नेत्रावती नदी के संदर्भ में इनमें से हमारा कौन सा एक कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो जो नेत्रावती नदी है फ्रेंड्स ये पश्चिम की दिशा की तरफ बहती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पश्चिम की दिशा की तरफ बहती है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय। तो फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन सा नर्मदा नदी के संबंध में हमारा कथन सही नहीं है। ऑप्शन से आपके, या अमरकंटक से निकलती, बिल्कुल सही बात है। फिर इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित, ये गलत बात है। देखिए जो महाकालेश्वर मंदिर है ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ना कि नर्मदा नदी के बारे में, यानी कि नर्मदा नदी के किनारे पे। ठीक है, यह है कहाँ पे? तो उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है, सही बात है। और इस पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, सब कुछ सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जोग जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है बताइए। तो इसको गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये है हमारे कर्नाटक में। ओके, शरावती नदी पर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कर्नाटक। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। तो एलिफेंटा फॉल इज लोकेटेड एट मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम। तो फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करें और बताइए कि एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है, तो एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? ये मेघालय में अवस्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मेघालय। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? आयतन, द्रव्यमान, बल या लंबाई, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बल। ठीक है, जो बल यानी कि फोर्स है, यह हमारी एक अदिश राशि नहीं है, अर्थात ये हमारी एक सदिश राशि होती है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बल। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड? तो आवेश, शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा, इनमें से बताइए कि जो एम्पियर सेकेंड है ये किसकी इकाई है? फ्रेंड्स काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको अभी आप अपने होमवर्क कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो एम्पियर सेकंड है किसकी इकाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन का यूज किस में करते हैं? ऑप्शन है आपके, गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। बताइए कि गैलन का यूज किसके लिए होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आयतन की माप के रूप में। ठीक है, एज अ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं पेटामीटर, परसेक्स, प्रकाश वर्ष, हब्बल की लंबाई। विच यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पेटामीटर। ठीक है, किसका यूज करते हैं? तो पेटामीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पेटामीटर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? एसआई ऑफ प्रेशर व्हाट इज यूनिट, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई प्रेशर? ऑप्शन है आपके, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति यानी कि न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। बताइए कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, दाब का एसआई मात्रक क्या है?
बताइए फ्रेंड्स, दाब का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, पास्कल या न्यूटन। ऑप्शन सी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है, अनुमानित दूरी की लंबाई है, वो किस यूनिट में है? ऑप्शन है आपके लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या जूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड क्लास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, न्यूटन। ठीक है, तो बल की एसआई यूनिट क्या है? ये न्यूटन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, न्यूटन। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? बताइए। ऑप्शन है आपके फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल या इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। ये हमारा गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसकी क्या होती है? वेबर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि या हवा की गति में वृद्धि। तो कौन सा कारक है जो कि वाष्पीकरण की दर को कम करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, नमी यानी कि मॉइस्चर। नमी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नमी। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि डैश एक सतह की घटना है, इज अ सरफेस फिनोमेनन। फ्रेंड्स इनमें से कौन सी एक सतह की घटना है? स्वेद, कथन, भाप या उत्सादन। ऑप्शन सी, भाप। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में रूपांतरण करना क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या संघनन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। ठीक है, तो फ्रेंड्स तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण करना वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वाष्पीकरण। चलिए अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती तरल अवस्था में गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट occurs without passing through the intermediate liquid state। तो इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन। इन्हीं तीन में से बता दीजिए राइट आंसर आपका क्या होगा। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन। ओके चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड। तो विखंडन, उत्सादन, हिमीकरण या संलयन, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन सी, हिमीकरण। ठीक है, तो द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हिमीकरण बोलते हैं, कि फ्रीजिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लीवर रिलेटेड। आपके ऑप्शंस हैं हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी या जेरियोट्रिक्स। इसको बोलते हैं हेप्टोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हेप्टोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हेप्टोलॉजी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, बताइए। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बताइए फ्रेंड्स, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान या सरोविज्ञान। ऑप्शन ए, वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का या जानवरों का, बताइए कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। ऑप्शन डी, जानवरों का। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। A branch of science that deals with a life or existence beyond the earth, what is called the related to the possibilities of life। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, पाइकोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। तो इसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, तो विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, इसको हम एक्सोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो बंदर, वानर और वनमानुष आदि के व्यवहारों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी या एपोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्राइमेटोलॉजी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। तो आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपिडियोलॉजी या साइनोलॉजी। इनमें से बताइए फ्रेंड्स कि मकड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्कनोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्कनोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि सौरोलॉजी का अध्ययन है। सौरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो सौरोलॉजी का अध्ययन किससे होता है? ऑप्शन है आपके मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा या सांप। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट। बताइए कि सौरोलॉजी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, छिपकली। ठीक है, तो छिपकली के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो सौरोलॉजी बोलते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाता है, अनुसंधान से तैयार करता है। तो फ्रेंड्स बताइए कि वह कौन सा एक लिखित दस्तावेज है? इसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एथनोग्राफी, कल्चर, रिलेटिविज्म। ऑप्शंस आपका अगला है एथनोसेंट्रिज्म या एथनोबॉटनी। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाता है और अनुसंधान से तैयार करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एंटोमोलॉजी, ऑर्थर्नियोलॉजी और बर्डोलॉजी या हर्बेटोलॉजी। तो इन्हीं तीन में से बताइए फ्रेंड्स कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। द साइंस ऑफ स्टडिंग एंड प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ सिक्स साइंस ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ एंशिएंट टाइम इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके नृप विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान या औषध विज्ञान। बताइए। इसको बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, तो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, तो वह कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिसे किसी भी स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है आपके एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एनालॉग। ठीक है, तो वह कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी जो है भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एनालॉग। ओके, चलिए फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015 तक की पीढ़ियों का उत्पादन हर्ज है। बताइए। तो वर्ष 2015 तक की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हर्ज है? 6, 5, 4 या 3? देखिए, वर्ष 2015 तक 5 पीढ़ी विकसित हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5। अगला प्रश्न है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बिग आयरन? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, माइक्रो कंप्यूटर्स। तो किनको जानते हैं? तो इनको माइक्रो कंप्यूटर्स को जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपका अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर? एप्पल, एप्पल सेकेंड, मैकिंटॉश या एप्पल लीसा? एप लीसा, बताइए। फ्रेंड्स एक बार पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स पूछा गया कि मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक, कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए। और ये जो सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था ये एप्पल ही था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर? तो एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स ली या स्टीव वोजरियक? इनमें से बताइए फ्रेंड्स, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे मानते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, एडा लवलेस। ठीक है, तो एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स वैसे आपको बताना है कि कंप्यूटर की किस जो है पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए मैकेनिकल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, पहली। ठीक है, किस पीढ़ी में? तो पहली पीढ़ी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो विज्ञान, परम, धनुष या शक्ति? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, परम। ठीक है, कौन सी? तो परम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं आपकी क्लास में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी क्लास को शेयर कर दें। देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ब्राह्मी, द्रविडियन, हड़प्पा या अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है? फ्रेंड्स बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो बताइएगा इसको कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली? बताइए कि मृतकों का टीला के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मृतकों का टीला के नाम से किसको जानते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वेयर इज मोहनजोदड़ो लोकेटेड? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या कालीबंगा? बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो विशाल कोठार है ये मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो। ओके, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी विच आर साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन विच प्रोविंस आर लोकेटेड? बताइए। तो सिंध, राजस्थान, गुजरात या बलूचिस्तान? जो अमरी फ्रेंड्स है ये भी हमारा सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंध प्रांत। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन shows that the pupil was the main occupation of। आपके ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। ठीक है फ्रेंड्स, उनका क्या था मुख्य व्यवसाय? ये कृषि था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। तो फ्रेंड्स बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या बनावली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लोथल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपका अगला और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट इन इंडिया? तो हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर या रोपड़? बताइए कौन सा जो कौन सा स्थल है वो भारत में नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हड़प्पा। कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हड़प्पा। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। तो आशा करेंगे दोस्तों ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को अपनी लाइक और शेयर कर दें। फ्रेंड्स सभी लोग प्लीज़ अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर दें। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।